हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ। एंड फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके साथ पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। एंड आज के सेशन में फ्रेंड्स मैं आपके साथ संविधान सभा, अंतरिम सरकार, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां और भारत का संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो उन सभी से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, और ये सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके। और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन के साथ करा दूंगा, जिसके बाद आपको फिर कुछ और भी कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस सेशन को आप लोग पूरा देखेंगे और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए वो सभी प्रश्न को सेलेक्ट करा है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग बीपीएससी 74 बीपीएससी बिहार एसएससी या फिर किसी भी वन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वही जुड़ जाओ इस सेशन के साथ, क्योंकि इससे बेहतर सेशन शायद ही मिले। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल डिस्कशन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर बनता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो याद रख लेना भाई कि सर्वोच्च न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना हुआ था। तो किससे हुआ था बता दो आप लोग। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892 के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा नहीं हुआ है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या हुआ था, तो भारत के प्रशासन के भाग लेने का अधिकार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार हुआ था 1833 का चार्टर एक्ट से। लिख लेना इसको भी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ पर बना था, तो वो बना था कोलकाता में। कहाँ पर, तो कोलकाता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था, और ये बना था भाई 1774 में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में जो है पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था। और अब जो है रिसेंट टाइम पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली से आपका जो है भाई वो चलता है। ठीक है, ध्यान में रख लेना इस बात को। 1919 का भारत शासन अधिनियम, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ था, तो देखो याद रहे लेना कि जो आपका केंद्र विधानमंडल जो वो द्विसदनीय बना था, द्विसदनीय। तो केंद्र विधानमंडल जो द्विसदनीय बना है भाई वो बना है आपके 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, एक बात और याद रख लेना कि प्रांत में जो द्वैध शासन लगा था, प्रांत में द्वैध शासन, तो वो भी आपके भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लगा था। प्रांत में द्वैध शासन, तो प्रांत में द्वैध शासन जो लगा था भाई, डायरके सिस्टम जो लगा था वो भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लगा था। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से आपको क्या याद रख लेना है, तो इसमें याद रख लेना कि भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति मिली थी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। क्या मिली थी, तो विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो सभी के सभी ऑप्शन मैंने डिस्कस कर रखा है, आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रांत में द्वैध शासन, जो प्रांत में भाई जो डायरेक्ट सिस्टम लगा था वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो ध्यान रख लेना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। प्रांत नहीं भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 से तो ये केंद्र में लगा था, ये नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919 से जो है ये आपके प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है आपका केंद्र में द्वैध शासन लगा था। कहाँ पर, तो केंद्र में द्वैध शासन लगा था, केंद्र में द्वैध शासन डायरेक्ट सिस्टम लगा था, याद रख लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है आपके सेंट्रल लेवल पे जो है डायरेक्ट सिस्टम लगा था। एंड भारत शासन अधिनियम 1999 के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रांत में द्वैध शासन लगा था। 1919 में जो है उसके बाद जो है प्रांत में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद जाकर के 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लग गया था। तो 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम के तहत जो प्रांत में द्वैध शासन था वो खत्म हो गया था, और 1935 से जो है केंद्र में द्वैध शासन लगना स्टार्ट हो गया था। तो ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से मैंने आपको बता दिया कि भारतीय जो आपके विधान परिषद थे उनको बजट में बहस करने की शक्ति मिल गई थी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो देखो भाई, आपसे संविधान सभा का यहाँ प्रश्न पूछ लिया है, और संविधान सभा से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिल जाता है। तो आपके एग्जाम के व्यू से वीवीआई टॉपिक होने वाला है संविधान सभा, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत? तो देखो, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो सांसद से नहीं भाई, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ध्यान में रख लीजिए। किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था भाई? तो ये 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया था, और इसके तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई कि जो आपकी कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तुत योजना था, उसमें संविधान सभा के जो प्रांत से प्रतिनिधि जो आते थे, उसमें वो किस अनुपात में आते थे, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो याद रख लीजिएगा कि 10 लाख का जो पॉपुलेशन होता था, उसमें से एक सदस्य चुना जाता था संविधान सभा में। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाते थे, वो कितने लोगों में से चुने जाते थे। तो इसका एक नॉर्मल सा आंसर है कि 10 लाख में से एक सदस्य चुना जाता था संविधान सभा में, 10 लाख में से एक। तो संविधान सभा में 10 लाख में से एक सदस्य को चुना जाता था, ठीक है। तो 10 लाख में से एक सदस्य को चुना जाता था संविधान सभा के मेंबर के लिए, ठीक है। तो 10 लाख में से एक सदस्य। तो अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आ जाए, तो अब आंसर आप लोग दे दोगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य को चुना जाता है। तो 10 लाख में से एक सदस्य को चुना जाता है संविधान सभा के सदस्य के लिए, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? और अंतरिम सरकार, ये भी आपके एग्जाम के व्यू से वीवीआई है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए फिक्स लिख ही देता हूँ भाई, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, और यहाँ संविधान सभा से भी एक प्रश्न फिक्स हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, तो एब्सोल्युटली राइट है, 2 सितंबर 1946 को संविधान अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर इसका भी जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन से दो काम किए थे, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग दो काम हुआ था, एक तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और एक संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। तो कैबिनेट मिशन का दो काम याद रख लेना, एक संविधान सभा का गठन, और एक हुआ था अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि मंत्री के बारे में, जितने भी मिनिस्टर इसमें बने थे, तो उन मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि अंतरिम सरकार में जो भाई थे आपके, जो होम मिनिस्टर थे आपके, जो गृह मंत्री हो जाते थे, गृह मंत्री, तो गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? तो सरदार पटेल, याद रख लेना है, सरदार पटेल थे आपके होम मिनिस्टर, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है भी कि आपके जो खाद्य और कृषि मंत्री, जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो खाद्य एवं कृषि, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री याद रख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो राजेंद्र बाबू आपके खाद्य और कृषि मंत्री थे, राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे आपके अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, आपसे अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट याद रख लेना भाई कि आपके उद्योग एवं नागरिक को मंत्री कौन थे? उद्योग एवं नागरिक मंत्री कौन थे? उद्योग एवं नागरिक मंत्री पूछ ले तो जॉन मथाई को याद रख लीजिएगा, जॉन मथाई को याद रख लीजिएगा, जॉन मथाई को याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री कौन थे भाई? तो श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर कौन थे? तो याद रख लेना, जगजीवन राम थे, जगजीवन राम। एंड जगजीवन राम तो मैं कह देता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न देखा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है जगजीवन राम, ठीक है। श्रम मंत्री के बाद आप लोग को क्या याद रख लेना है? एक याद रख लेना आप लोग, रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री याद रख लीजिएगा, बलदेव सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। एंड नेक्स्ट याद रख लीजिएगा कि वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो लियाकत अली, लियाकत अली खान जो थे वो वित्त मंत्री थे, और यही जाकर के बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ही थे, और वित्त मंत्री अंतरिम सरकार में लियाकत अली ही रह चुके हैं, ध्यान रख लियो आप लोग, ठीक है भाई। उसके बाद याद रख लेना कि अगर पूछ ले कि आपके एडुकेशन मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, वो कौन थे? तो एडुकेशन मिनिस्टर थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी एडुकेशन मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में।
ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों का शब्द क्लियर हो रखा होगा। एंड खाद्य एवं कृषि मंत्री भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, ये बिहार से रिलेटेड है, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। तो ये दोनों को आप लोग ज्यादा ध्यान से रख लोगे, ठीक है। अब देखो यही सब में से कोई एक देखने को मिल जाएगा आपको आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा से तो भाई एब्सोल्युटली आपका प्रश्न पूछा जाना है, इस पे कोई आप लोग डाउट ही मत रखना। तो संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 16 दिसंबर 1946। तो याद रख लीजिएगा कि संविधान सभा का पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रख लेना सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये जो थे भाई ये परमानेंट नहीं थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे थे, तो अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष से पूछा जाएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 जस्ट 2 दिन बाद हुआ था। 9 दिसंबर को पहला बैठक, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक। तो इस तरह से याद रख लेना, 2 दिन का गैप करके संविधान सभा का बैठक हुआ है। तो 2 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक, और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कैसे थे, तो भाई ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष परमानेंट थे, ठीक है। तो परमानेंट अगर पूछ ले आपसे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, 11 दिसंबर 1946। एंड थर्ड बैठक जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 3 दिसंबर 1946 को, और ये संविधान सभा का तीसरा बैठक तक ध्यान में रख लीजिएगा। तो 2-2 दिन का गैप करके संविधान सभा का बैठक हुआ है, पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव है, बाद में जाकर के क्या बन गया है, तो आपका संविधान बना है। वही जो प्रस्तावना जिसे कहते हो उसके बाद संविधान जो बना है, तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव ये बना है बाद में, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया। तो क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया। तो याद रख लीजिएगा BN राव ने, MN रॉय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भारतीय संविधान का अगर प्रारूप पूछ ले कि पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव ने जो है भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, सर BN राव। अगर पूछ ले कि ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट किसने बनाया था, फर्स्ट ड्राफ्ट किसने बनाया था संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो BN राव ने तैयार किया था। ध्यान में इस बात को जरूर रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो ये भी BN राव हो जाते हैं, संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी BN राव ही थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव ही आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्या, तो नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को अभी पीछे मैंने डिस्कस करा है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया। तो देखो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू, इसे जो है संविधान सभा में कब स्वीकार किया है, तो ध्यान में रख लीजिएगा भाई, ये 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब स्वीकार किया गया, जब यहाँ पर स्वीकार की बात करी गई है तो राष्ट्रीय ध्वज भी याद रख लो कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो याद रख लीजिएगा 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को। 1950 से और एक बात याद रख लेना भाई कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर भी स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है, तो अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ के रूप में स्वीकार कब किया गया भाई, तो ये भी 26 जनवरी
1950 को स्वीकार किया गया, अशोक स्तंभ को भी, ठीक है। तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार 26 जनवरी 1950 को किया गया है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज मैंने क्या कह दिया यार कि अच्छा नहीं यार, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज कहाँ, ये देखो गलती मैंने कह दिया। ये 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था भाई, संविधान लागू। संविधान अगर पूछ ले कि संविधान लागू कब हुआ, तो लागू अगर पूछ ले तो 26 जनवरी 1950, और उसी दिन जो है राष्ट्रीय चिन्ह को भी एडॉप्ट करा गया था। तो राष्ट्रीय चिन्ह को और संविधान लागू एक ही दिन हुआ है, 26 जनवरी 1950। झंडा स्वीकार तो किया गया था 22 जुलाई 1947 को, संविधान सभा के द्वारा जो है झंडा स्वीकार किया, झंडा स्वीकार। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा स्वीकार किया गया था, वो 22 जुलाई 1947 को झंडा स्वीकार किया गया था, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे, जो एक प्रश्न पूछा जाता है ये कि एक तो देखो यहाँ पर पूछा है कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। स्वीकार कब किया गया था, संविधान को स्वीकार पूछ ले या अंगीकृत पूछ ले, संविधान को स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा, या फिर अंगीकृत पूछ ले, अंगीकृत पूछ ले। तो स्वीकार या अंगीकृत जो किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर डाउट नहीं होना है, ठीक है, डाउट नहीं करना यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 आंसर जाएगा। और अगर पूछ ले कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब लागू किया गया, तब 26 जनवरी 1950 आंसर जाएगा। स्वीकार और अंगीकृत में एक आंसर जाएगा 26 नवंबर 1950, और लागू में एक आंसर जाएगा 26 जनवरी 1950। तो दोनों के वर्ड में डिफरेंस है, वर्ड को ध्यान से देख लेना, आपको सारा यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान, तो भारत का राष्ट्रगान क्या है भाई, तो जन गण मन के रूप में कब अपनाया गया। और ये जन गण मन किसने लिखा था, तो याद रख लीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जन गण मन, ठीक है। तो पहली बार किसने गाया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया है, तो याद रख लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को नहीं, इस दिन तो संविधान हमारा लागू हुआ था, और साथ ही राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसे एडॉप्ट करा गया था, ठीक है। अगर 24 जनवरी 1950 की बात करी जाए तो इस भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगर राष्ट्रपति पूछ ले कि राष्ट्रपति को कब स्वीकार किया गया है, तो राष्ट्रपति को भी 24 जनवरी 1950 के में ही स्वीकार किया गया है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रगीत, उसे भी स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को, तीनों को जो है 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव जाकर के आगे जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को तो भाई इससे याद रख लेना आप लोग, क्या याद रख लोगे, इस दिन जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखो आगे आपका, तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बात यही याद रखियो भाई कि प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। तो प्रारूप समिति का गठन कब, तो 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो इसमें टोटल मेंबर 7 थे, 7 मेंबर थे टोटल प्रारूप समिति में, कितने मेंबर, तो 7। समिति है, प्रारूप समिति है, इसमें टोटल 7 मेंबर थे। कौन कौन मेंबर थे ये भी थोड़ा सुन लो आप लोग, सिर्फ सुनना, लिख लेना, ऐसा तो देगा नहीं बट सुन लो। गोपाल स्वामी अयंगर थे वही, उसके बाद आप लोग याद रख लेना के एम मुंशी थे, बी एल मित्रा थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उसके बाद एक याद रख लेना पी खेतान थे। तो कितना हो गया, 6 हो गया। और एक याद रख लेना भाई, देखो उसका मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा एक नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी नाम था वो याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कुछ एक कोई मुस्लिम थे शायद, बट याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा मैं कभी बता दूंगा उसे भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भाई, हरीश चंद्र मुखर्जी नहीं, बी आर अम्बेडकर जो है संविधान ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में 7 मेंबर, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ध्यान में रख लेना है।
भारत का संविधान मूलतः किन भाषा में लिखा गया था? तो देखो, भारत का संविधान मूलतः किन भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या एक से अधिक। तो देखो, भारत का संविधान तो अंग्रेजी में भी लिखा गया था और हिंदी में भी लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट हियर। ओके, तो भारत का संविधान हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया था, ध्यान में रख लियो आप लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखो भाई, आपके जो सोर्स से आपका आ गया और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिक्स है, तो यहाँ से ये वीवीआई लगा लो और एक क्वेश्चन इस सोर्स से आप लोग फिक्स रख लो। तो कहाँ के संविधान से क्या लिया गया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक से दो प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य पहला याद रख लेना कि ये कितना आपके भाग किसमें है? तो भाग 4 ए में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और अगर पूछा जाए विचार कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का, तो आयरलैंड से नहीं, आयरलैंड से तो विचार लिया गया है डीपीएसपी का। राज्य के नीति निदेशक तत्व का विचार कहाँ से? तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व का विचार डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का विचार आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य अगर पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है भाई ये रूस से लिया गया है, रूस से। फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार कहाँ से? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार। फ्रांस से अगर पूछा जाए तो फ्रांस से याद रख लेना, 3 शब्द लिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व। तो अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। और सभी अपने कॉपी में लिखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अगर अभी नहीं लिखोगे तो बाद में पछताओगे, जब एग्जाम दोगे ना उस टाइम याद आएगा कहा हुआ बात मेरा कि इसने कहा था कि यहाँ से आएगा। और अगर नहीं आएगा ना भाई तो कमेंट में भर भर के तुम लोग उल्टा पुल्टा कह देना। यहाँ से अगर प्रश्न नहीं आएगा ना तो कमेंट में भर भर के बोल दियो उल्टा पुल्टा तुम लोग। अमेरिका से याद रख लेना, अमेरिका से क्या याद रख लेना है आपको? तो अमेरिका से याद रख लीजिए आप लोग क्या, अमेरिका से तो खैर बहुत चीज लिया गया है। एक तो लिया गया है मूल अधिकार, एक याद यहाँ पे रख लो न्यायिक पूर्वावलोकन, आप लोग याद रख लो न्यायिक पूर्वावलोकन। तो न्यायिक पूर्वावलोकन जो है अमेरिका से, मूल अधिकार भी जो है अमेरिका से, पूर्वावलोकन फिर उसके बाद मूल अधिकार भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन, मूल अधिकार, तो ये सभी कहाँ से? तो अमेरिका से ही लिए गए हैं, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन किस संविधान से लिया गया है? तो देखो, जो आपका संवैधानिक संशोधन है भाई, जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन पूछ ले तो कनाडा, तो कनाडा से नहीं, तो कनाडा से लेते क्या है? तो याद रख लीजिएगा, शक्तिशाली केंद्र के साथ जो है संघात्मक व्यवस्था। तो शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, केंद्र के साथ। तो शक्तिशाली केंद्र, केंद्र की बात करी जाए शक्तिशाली केंद्र की, तो कनाडा के साथ चले जाइए। ठीक है, साथ संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, तो शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, ये आपके कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिए समवर्ती सूची की बात करी गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। और अगर पूछा जाए जापान से, तो जापान से याद रख लेना आप लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या याद रख लेना? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से याद रख लीजिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। और संवैधानिक संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है भाई, मूल अधिकार, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से नहीं भाई, ब्रिटेन से तो बहुत चीज लिया गया है। पहला याद रख लेना विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या याद रख लियो आप लोग? नेक्स्ट याद रख लीजिए संसदीय शासन प्रणाली। तो याद रख लो संसद प्रणाली, संसद प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। उसके बाद याद रख लेना एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। मतलब कि अगर एक जगह का आप लोग नागरिकता लिए हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं तो एक जगह का नागरिकता खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये होता है एकल नागरिकता। उसके बाद याद रख लेना एक द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय
द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद व्यवस्था, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था भी लिया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगर यूएसए से बात करी जाए तो यूएसए से आप लोगों ने क्या क्या ले रखा है, तो यूएसए से क्या क्या लिया है आप लोगों ने बताओ। तो यूएसए से याद रख लेना, पहला मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार यूएसए से। नेक्स्ट लिया गया है आपका ये आपका क्या लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, पूर्वाव न्यायिक पुनर्वालोकन या पूर्वावलोकन, कुछ भी कह सकते हो, पुनर्वालोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्वालोकन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके यूएसए से लिया गया है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसका पद, और साथ में याद रख लीजिएगा उनमें जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग, ये भी आपके यूएसए अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, तो ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से ध्यान में रख लीजिएगा, जो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और ऑस्ट्रेलिया से रख लेना है याद आपको, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, जो ज्वाइंट सेशन होता है भाई, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का, दोनों सदन का संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ में याद रख लीजिएगा, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ये भी कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रख लेना है, यहाँ से प्रश्न जरूर मिल जाएगा, इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में राजभाषा कितने भाग में है, तो देखो भाग, भाग से तो एक प्रश्न श्योर है, वीवीआई है, और यहाँ पे भी मैं फिक्स लिख देता हूँ, अगर पॉलिटी में प्रश्न आया तो यहाँ से जरूर दे देगा। तो भाग, राजभाषा कितने भाग में है, तो राजभाषा भाग 20 में है, भाग 17 में है, भाग 15 या भाग 9, तो राजभाषा जो है वही पार्ट आपका 17 में आता है, राजभाषा, ठीक है। देखो भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा अगर कह दोगे तो गलत हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है। भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है भाई, राजभाषा है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, राष्ट्रीय भाषा एक भी नहीं है, राजभाषा है भारत में। और कितने में है, तो भाग 17 में राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, ठीक है। भाग 20 की बात करी जाए तो भाग 20 में याद रख लीजिएगा संविधान, ये जो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 में आता है। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में जो आपका निर्वाचन है भाई, इलेक्शन है, भाग 15 में है इलेक्शन, तो भाग 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन है, ध्यान में रख लेना है। और भाग 9 में जो आता है वो आपका पंचायत आता है, क्या आता है, तो भाग 9 में पंचायत आता है, पंचायत। तो पंचायत का गठन भाग 9 ए में, 9 में, भाग 9 में जो है पंचायत। और पंचायत कितने में आता है, आर्टिकल 40 में आता है, और आर्टिकल 243 से 243 ओ में आता है, ठीक है, 243 ओ में आता है पंचायत, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 9 ए में क्या है, तो भाग 9 ए में याद रख लीजिएगा, 9 ए में नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका भाग 9 ए में है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता कितने भाग में है, तो नागरिकता अगर पूछा जाए भाई, नागरिकता, तो नागरिकता याद रख लीजिएगा भाग 1, तो भाग 1 में नहीं भाई, भाग 1 में तो क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य, तो संघ और उसके राज्य कितना है, तो भाग 1 में है, तो संघ और उसके राज्य कितना है, भाग 1 में। और ये आर्टिकल 1 से 4 तक में आता है, आर्टिकल 1 से 4 में संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में डिस्कस करा गया है। भाग 3 में क्या है भाई, तो भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में मूल अधिकार है, यहाँ पर सभी में बता दे रहा हूँ भाग, तो याद रख लीजिएगा। तो भाग 3 में मूल अधिकार है,
भाग 2 में आपका नागरिकता के बारे में बताया गया, और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल भाग कितना है, टोटल पार्ट कितने हैं, भाग कितने हैं, तो भाग याद रख लेना, टोटल भाग 22 है। ठीक है, टोटल भाग 22 है। कितना है भाग, तो टोटल भाग 22 से 22 है, याद रख लेना है। ठीक है, अगर भाग आपसे 5 पूछ ले कि भाग 5 में क्या बताया गया है, तो भाग 5 में आपका संघ के बारे में डिस्कस करा गया है, भाग 5 में संघ। भाग 6 पूछा जाए तो भाग 6 में जो है राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में डिस्कस करा गया है भाग 6 में। और अगर आपसे पूछा जाए भाई कि भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में याद रख लेना जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है। अगर पूछा जाए कि भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, संघ और राज्य का क्या है, तो संघ और राज्य के बीच क्या है, तो संबंध है। तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। ये सभी आपको ध्यान में जरूर रख लेने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट भाग हो सकते थे मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया है। हाँ, एक ही भाग और यहाँ पर पूछ लेता है, भाग 4A। तो भाग 4A में क्या है, तो 4A में आपका मौलिक कर्तव्य है, क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या है, तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है भाई आपके भाग 4A में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। और भाग ये मौलिक कर्तव्य जो है कितना आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 51A और भाग 4A में आता है। तो आर्टिकल 51A और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आता है, ध्यान रख लियो आप लोग। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, और अनुसूची, तो इससे भाई अनुसूची यहाँ से तो फिर एक क्वेश्चन लिख लियो फिक्स, तो यहाँ से आपके लिए ये भी बन जाता है वीवीआई, एंड फिर से लिख लियो यहाँ पर फिक्स, क्योंकि यहाँ से तो एक प्रश्न दे ही देगा, इससे बाहर तो फिर जाना ही नहीं, यहाँ से तो देना ही है। फिर से कह देता हूँ, तो अनुसूची, तो अनुसूची भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है, तो अनुसूची अगर पूछ ले कि टोटल अनुसूची प्रेजेंट टाइम में कितना है, 12। और जब संविधान बन रहा था, तो संविधान बनने समय जो है इसमें 8 अनुसूची था, संविधान बनने समय। तो संविधान बनने समय कितना अनुसूची था, तो संविधान बनने समय 8 अनुसूची था। उसके बाद फिर इसमें अब जो है रिसेंट टाइम में जो है 12 अनुसूची इसमें है। तो एक पहले याद रख लेना भाई, एक पहला जो संविधान में पहला अनुसूची जो जोड़ा गया था, संविधान में जो पहला अनुसूची जोड़ा गया था, वो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। ये संविधान में पहला अनुसूची जोड़ा गया था कब, तो ये जोड़ा गया था 1952 में, और ये भूमि सुधार से जोड़ा गया था, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। तो पहली अनुसूची, तो पहला संविधान संशोधन ये क्या है, तो ये भाई पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1952। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 51 में। और इसके अकॉर्डिंग जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को जोड़ा गया था, किसे, तो भूमि सुधार को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को जोड़ा गया था, और यह पहला संविधान संशोधन था। तो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया, भूमि सुधार। एक आप याद रख लीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान, अच्छा नहीं, इसके बाद नेक्स्ट याद रख लेना आप लोग 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखो 9 के बाद 8 के बाद ये एक हो गया 9वीं अनुसूची, उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची, ये दूसरा संविधान संशोधन था, 10वीं अनुसूची। और ये देखिए इसके तहत जो क्या जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और ये किसके तहत हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो ये आपका दल बदल से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, तो दल बदल से जुड़ा हुआ था, 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ा हुआ था, और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया था। उसके बाद फिर एक संविधान संशोधन आप लोग याद रख लेंगे, जिसके तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची क्या था, तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के गठन के बारे में था, और ये कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन ये आपका हुआ था 1972 में हुआ था ना, तो वही हाँ, जैसा कि मुझे याद आ रहा है 1972,
73वां संविधान संशोधन 1972 में, 1972 नहीं 92 में, देखो भूल रहा था मैं, 1992 1992 में जो हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और जिसके तहत 11वीं अनुसूची पंचायत जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर से याद रख लीजिएगा कि जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची अनुसूची जिसके तहत जो है नगर पालिका का गठन हुआ था, नगर पालिका का गठन हुआ था, और ये जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो 74वां संविधान संशोधन। ये भी कब हुआ था, तो 1992 में ही हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची नगर पालिका जोड़ा गया था। तो अब यहाँ पर आपका सारा क्लियर हो गया होगा कि संविधान बनने समय जो है 8 अनुसूची था, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो प्रेजेंट टाइम में जो है 12 अनुसूची है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। उसके बाद जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया दल बदल को, 52वां संविधान संशोधन 1985 से। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और उसके बाद जोड़ा गया 12वीं अनुसूची नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इस तरह से जो है 8 अनुसूची से 12 अनुसूची हो गया। तो मैंने सभी जितने भी चार संविधान संशोधन करके जो 12 अनुसूची बने हैं, सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो 8 में 4 जोड़ दो, ये चारों, तो हो गया कितना, तो 12 हो गया। तो यहाँ पर सभी मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रख लीजिएगा कुल 12 अनुसूचियां हैं, और ये था संविधान बनने टाइम 8 अनुसूची था। ठीक है, तो आई होप अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इतने अच्छे से बेटर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ भाई। अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड कमेंट तो बनता है, कर ही देना। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्य का गठन किस अनुसूची में किया गया है, तो देखो क्या पूछा है, भारतीय संघ में नए राज्य का गठन। तो नए राज्य का गठन अगर पूछ ले आपसे कि नए राज्य का गठन किस अनुसूची में किया गया है, तो याद रख लीजिएगा भारत में जो है नए राज्य का गठन अगर आपसे पूछ ले कि नए राज्य का गठन, तो देखो दूसरी अनुसूची में नहीं भाई, ये पहली अनुसूची में है नए राज्य का गठन। अगर दूसरी अनुसूची में पूछ ले तो दूसरा अनुसूची में याद रख लेना कि वेतन का बात किया गया है, दूसरा अनुसूची में वेतन का बात किया गया है। पहला अनुसूची में जो है राज्यों का गठन, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात किया गया है, शपथ के बारे में बात किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन आवंटन आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन है उससे जुड़ा हुआ है। छठी अनुसूची में भी वही बात है, लेकिन ये कुछ विशेष राज्यों के बारे में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विशेष जनजाति के बारे में किया गया है। सातवीं अनुसूची में सूची के बारे में डिस्कस किया गया है। सातवीं अनुसूची में सूची, तो 7 है तो सूची याद रख लीजिए, 7 है तो सूची याद रखिए, 7 से सूची याद रख लेना है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में याद रख लेना कि भाषा, जो 22 भाषा है उसे शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है आपका भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है, भूमि सुधार को शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में, जिसका मैंने पीछे डिस्कस भी आपसे करा है, 52वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का गठन का बात किया गया है 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची में जो है आपके क्या है, नगर निगम का गठन का बात किया गया है, नगर निगम का गठन 74वां संविधान संशोधन 1992। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूं। पहले आप लोग क्या करोगे, तो पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र का गठन होगा, उसके बाद हमको वेतन मिलेगा। तो किसी भी आदमी को देखो क्या होगा, पहले वेतन मिले, पहले राज्य का गठन होगा, तब क्या होगा, तब मुझे वेतन मिलेगा, तब मैं शपथ लूंगा। जब शपथ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा। क्या होगा, तो राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो देखिए इस तरह से याद रख लीजिएगा कि पहले जो है राज्यों का गठन होगा, गठन होगा तो पहले वेतन मिलेगा, और वेतन मिलेगा तभी शपथ लेंगे, शपथ के बिना वेतन नहीं। ठीक है, तो पहले वेतन लेंगे तब शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा अनुसूची 4 में। 5वीं अनुसूची में जो है आपका भाई याद रख लीजिएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। उसके बाद फिर 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के बारे में बात करी गई है। 7 में सूची के बारे में बात किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में भाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। ठीक है,
अब आपको शायद याद हो गया होगा, और याद नहीं भी हुआ है तो एक दो बार इसको रिपीट करके सुनना, आपको याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन यहाँ पर। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची ये देखो, दल बदल नहीं, दल बदल तो भाई ये 10वीं अनुसूची है जो मैंने आपसे पीछे भी डिस्कस कर रखा है। और दल बदल ये कब जोड़ा गया है संविधान संशोधन में, तो याद रख लीजिएगा 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है दल बदल जोड़ा गया था। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल। ठीक है, पंचायत का गठन किससे हुआ है, तो याद रख लीजिएगा ये 11वीं अनुसूची की बात की गई है पंचायत का गठन। और ये किससे, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, नगर पालिका का गठन, तो ये 12वीं अनुसूची की बात है, और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका का गठन है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो पंचायत और नगर पालिका दोनों का गठन जो है 1992 में ही, बट सिर्फ नंबर चेंज है, 73वां और 74वां है। ठीक है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची आपके भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। किसका, तो भूमि सुधार, जो कि आपकी 9वीं अनुसूची है। और ये भूमि सुधार कब हुआ था भाई, तो याद रख लीजिएगा 1951 में। ठीक है, 1951 में। 1 मिनट रुक जाना आप लोग। तो फिर अब देख लीजिए भूमि सुधार कब हुआ है, तो 1951 में। ठीक है, 1951, और ये पहला संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची 42वां संविधान संशोधन 1976। नहीं भाई, तो इसके तहत जो 3 शब्द जोड़ा गया था संविधान में, 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और एक शब्द था क्या, समाजवादी। तो 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। तो संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है भाई आपका जो संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर जो एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और ये अब कहाँ पर है, तो 300 ए में है। कहाँ पर है, तो आर्टिकल 300 ए में जो है अब संपत्ति का अधिकार है, 300 ए में। ठीक है, 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से जुड़ी हुई है, और ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची जो दल बदल है वो जोड़ा गया था संविधान में। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या हुआ था, तो इसमें जो है 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में जिक्र करा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जितने भी आज प्रश्न कराए हैं वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। और इतना बेहतर आप लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि शायद ही आप लोग वही इससे बाहर कुछ भी जाए। तो इतना बेहतर एक्सप्लेनेशन है, पूरा देखिए, फुल वीडियो देखिए, क्योंकि इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा से मार्क्स स्कोर करना है आपके बीपीएससी 71st में, बीपीएससी टीचर में, या फिर बिहार एसएससी में, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में भाई, तो सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो सेशन को फुल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दें। तो चलिए मैं फिर कल मिलता हूँ किसी दमदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।